फेरेंटी इफ़ेक्ट। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फेरेंटी इफ़ेक्ट क्या होता है, वो किस केस में पाया जाता है और जो फेरेंटी इफ़ेक्ट से बनने वाले फेज़र डायग्राम हैं और उसमें आने वाले जो कैलकुलेशंस होते हैं, सेंडिंग साइड वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज के कैलकुलेशंस, वो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फेरेंटी इफ़ेक्ट होता कब है और किस केस में होता है। तो ये जान लें हम सबसे पहले कि फेरेंटी इफ़ेक्ट केवल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में होता है, केवल और केवल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में। मीडियम और स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये नहीं होता, और ये तभी देखने को पाया जाता है जब जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो लोड है वो या तो बहुत ही लाइट लोड है या फिर ज़ीरो लोड है, यानी कि नो लोड, यानी कि नो लोड कंडीशन पे या फिर वेरी लाइटली लोडेड कंडीशन पे ही आप फेरेंटी इफ़ेक्ट को देख पाएंगे। तो ये तो हो गया केस की बात। अब हम बात करते हैं कि ये इफ़ेक्ट होता किस वजह से है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट क्या होता है। इस इफ़ेक्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि ये नो लोड कंडीशन पे होता है इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें ये होता है कि जो आपका रिसीविंग साइड का वोल्टेज होता है, यानी कि वोल्टेज जहाँ पर लोड लगाया जा रहा है वहाँ पर का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि रिसीविंग साइड का वोल्टेज इज़ मोर दैन द सेंडिंग साइड वोल्टेज और द रिसीविंग सप्लाई वोल्टेज, सेंडिंग साइड वोल्टेज और द सप्लाई वोल्टेज। तो ज़्यादातर केसेस में तो हमने ये देखा है कि आपका रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है और इंडक्टिव ड्रॉप होता है। तो जो आपका रिसीविंग साइड का वोल्टेज होता है वो आपका सेंडिंग साइड के वोल्टेज से कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ और इंडक्टिव ड्रॉप हुआ। लेकिन फेरेंटी इफ़ेक्ट में जब हम नो लोड कंडीशन लेते हैं इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो ये आपका जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज होता है दैट बिकम्स ग्रेटर दैन द सप्लाई वोल्टेज। अब यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया है वो पाई मॉडल दिखाया गया है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, जिसमें कि पैरामीटर्स आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट हैं। रेजिस्टेंस तो समझ में आता है क्यों होता है ट्रांसमिशन लाइन में, इंडक्टेंस भी समझ में आता है क्यों होता है, लेकिन कैपेसिटेंस किस वजह से होता है। जब आप ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं तो जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है आपका फेज़ वायर में और न्यूट्रल वायर में, फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो दो मेटालिक कंडक्टर्स बन गए, एक तो फेज़ वायर हो गया, एक न्यूट्रल वायर हो गया। ये दोनों मेटालिक कंडक्टर्स के बीच में एयर होती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है, डाइलेक्ट्रिक का काम करती है। तो ये कैपेसिटेंस बन जाता है और ये कैपेसिटेंस आपका चार्जिंग करंट लेता है। इस चार्जिंग करंट की वजह से ये चार्जिंग करंट IC1 फ्लो करता है और इस चार्जिंग करंट की वजह से आपका ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि बेसिक रीज़न जिस वजह से आपका फेरेंटी इफ़ेक्ट होता है वो आपका कैपेसिटिव नेचर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की वजह से आपको ये देखने को मिलता है, कैपेसिटेंस की वजह से। तो आइए इसके कैलकुलेशंस और फेज़र डायग्राम को देखते हैं।
अब हम मान के चल रहे हैं कि जो आपका रिसीविंग साइड का वोल्टेज है वो VR है। इसी तरीके से जो आपका सेंडिंग साइड का वोल्टेज है वो VS है। तो अगर हमको VS को प्राप्त करना है, VS को अगर हमको प्राप्त करना है तो VR में हमको इंडक्टिव ड्रॉप और रेजिस्टिव ड्रॉप्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि VR प्लस द इंडक्टिव ड्रॉप इन द इंडक्टेंस एंड द रेजिस्टिव ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस हमको ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करेंगे इन दोनों क्वांटिटीज़ को तो हमको सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमको मिल पाएगा। तो VR हमने ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले VR को ड्रॉ कर लिया, और VR ड्रॉ करते ही हम इसके बाद जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा यानी कि RIC1 उसको ड्रॉ कर सकते हैं। RIC1 क्या है? RIC1 इज़ द रेजिस्टेंस ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस R ड्यू टू करंट IC1। IC1 की वजह से जो रेजिस्टिव ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है RIC1 को। तो अब हमको मालूम है कि जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा ड्यू टू IC1 हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि VR जो IC1 है वो परपेंडिकुलर होगी VR के क्यों परपेंडिकुलर होगी? क्योंकि वोल्टेज विल लीड द करंट इन द कैपेसिटर विल लीड द वोल्टेज। कैपेसिटर में करंट हमेशा लीड करता है, तो करंट इज़ लीडिंग द वोल्टेज, तो इसमें केस में लीड कर रहा है। और जो RIC1 होगा वो इसके इस IC1 के अलॉन्ग होगा। RIC1 विल बी अलॉन्ग IC1। तो RIC1 जब इसके अलॉन्ग होगा तो इसका मतलब हो गया कि हमको RIC1 को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा VR के, क्योंकि IC1 परपेंडिकुलर है VR के और IC1 क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि IC1 इज़ द करंट इन द कैपेसिटर, और कैपेसिटर में करंट हमेशा लीड करता है विद द वोल्टेज। तो ये हमारा RIC1 हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब हमको ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा, किसमें? इंडक्टर में क्या ड्रॉप है उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करेंगे इसको? हम RIC1 हमने VR में RIC1 को ऐड कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है XIC1 को ऐड करने की। XIC1 कैसे ऐड होगा? अब हमको मालूम है कि जो वोल्टेज होता है इन द इंडक्टर, वोल्टेज इन द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 डिग्रीज। वोल्टेज इन द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 डिग्रीज। तो ये हमारा करंट अगर हम ऐसे मान ले, वर्टिकल मान ले, खड़ा हुआ मान ले करंट, IC1 हमारा वर्टिकल है, यहाँ पर IC1 दिखाई दे रहा है, तो ये वर्टिकल मान ले। तो ये वोल्टेज जो है इंडक्टर में वो लीड करता हुआ होगा। वोल्टेज इन द इंडक्टर लीड्स द करंट। तो ये लीड कर रहा है तो हमको इसको बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि IC1 से ये लीड कर रहा है, इस वजह से इसको बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दोनों हमने देख लिए, VR हो गया, RIC1 हो गया और XIC1 हो गया। अब जब हम ये तीनों को लेंगे, इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो VS होगा, यानी कि सप्लाई साइड का वोल्टेज। जब हम VR में RIC1 और XIC1 को ऐड करेंगे तो हमको सप्लाई साइड का वोल्टेज मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो इससे हमको VS प्राप्त हो जाएगा। लेकिन
अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो वी आर आ रहा है, वी एस आ रहा है, वो वी आर से छोटा आ रहा है। वी एस इज़ कमिंग टू बी स्मॉलर दैन वी आर। वी एस जो आ रहा है वो वी आर से छोटा आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब आया? इसका ये मतलब आया कि जो सप्लाई साइड का वोल्टेज है वो आपका रिसीविंग साइड के वोल्टेज से कम होगा। यानी कि जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज है दैट विल बी ग्रेटर दैन द सप्लाई साइड वोल्टेज। इस फेज़र डायग्राम में भी यही चीज़ हमारे सामने आ रही है कि वी आर इज़ ग्रेटर दैन वी एस। तो ये फेज़र एनालिसिस थी आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट की। अब इसमें कैलकुलेशंस देख लेते हैं हम। तो अब आइए इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं हम लोग एक बार। अब इसमें हमको देखना है कि जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज है और जो सेंडिंग साइड का वोल्टेज है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं वी आर माइनस वी आर प्लस जे ओमेगा एल आई सी। इसमें वी एस को रिप्लेस किया है इन्होंने, वी आर माइनस वी एस में वी एस को रिप्लेस किया है विद वी आर प्लस जे ओमेगा एल आई सी। अभी पहले भी मैंने बताया कि जो वी एस है हमारा वो है वी आर जो वी एस हमारा है वो है वी आर प्लस जे ओमेगा एल सी प्लस आर आई सी, जे ओमेगा एल आई सी और आर आई सी। लेकिन इस केस में यानी कि वी आर प्लस इंडक्टिव ड्रॉप इन एक्स प्लस रेजिस्टिव ड्रॉप इन आर, ये हमारा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वी एस को, ये वी एस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस केस में इन्होंने केवल इंडक्टिव ड्रॉप इन एल लिया है, रेजिस्टिव ड्रॉप को इन्होंने नहीं लिया। इसका कारण ये है कि जो इंडक्टिव ड्रॉप होता है वो रेजिस्टिव ड्रॉप के कंपैरिजन में कहीं बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इंडक्टिव ड्रॉप इज़ मच लार्जर दैन द रेजिस्टिव ड्रॉप इन द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इस वजह से इन्होंने रेजिस्टिव ड्रॉप को निगलेक्ट कर दिया है और केवल इंडक्टिव ड्रॉप को अकाउंट में लिया है। तो फिर जब रेजिस्टिव ड्रॉप ज़ीरो हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा तो उस केस में जो वी एस हो जाएगा हमारा वो वी आर प्लस जे ओमेगा एल आई सी हो जाएगा। वी आर प्लस जे ओमेगा एल आई सी विद द रेजिस्टिव ड्रॉप इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया वी एस को इस टर्म से, तो ये हमारा होगा वी आर माइनस जे ओमेगा एल आई सी, यानी कि माइनस जे ओमेगा एल आई सी इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एस। यानी कि रिसीविंग साइड का वोल्टेज वी एस से कितना ज़्यादा होगा ये हमको इस टर्म से पता चल रहा है। वी आर यानी कि रिसीविंग साइड का वोल्टेज विल बी हाउ मच टाइम्स ग्रेटर दैन वी एस इज गिवन बाय दिस टर्म। इस टर्म से हमको पता चल रहा है कि वी आर वी एस से कितना बड़ा होगा। तो अगर हम देखें वी आर माइनस वी एस को तो ये नेगेटिव टाइम्स दिखा रहा है। वी आर माइनस वी एस वी इज इक्वल टू वी माइनस टाइम्स जे ओमेगा एल आई सी। अब अगर हम आई सी को रिप्लेस करें, आई सी हम रिप्लेस करना चाहें तो आई सी क्या हो जाएगा? आई सी इज़ नथिंग एल्स बट द एडमिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज वी आर। एडमिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज वी आर। तो वही किया है इन्होंने। दिस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा एल इंटू वाई वी आर। दिस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी बाई टू इंटू वी आर। यानी कि हमने रिप्लेस किया किसको? y को रखा है हमने। y यानी कि एडमिटेंस की वैल्यू कितनी है? क्योंकि कैपेसिटेंस हमारा c बाई टू है, इसलिए जो एडमिटेंस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जे ओमेगा सी बाई टू। तो ये हमारा हो गया माइनस जे ओमेगा एल
इंटू जे ओमेगा सी बाई टू इंटू वी आर। अब ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर, जे और जे जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोनों जे, तो ये -1 दे देंगे और -1 की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होने की वजह से ये ओमेगा स्क्वायर एल सी वी वी आर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको ये जो टर्म मिला है ये पॉजिटिव मिला है, ये टर्म हमको पॉजिटिव मिला है, तो इस वजह से हमको पता चल रहा है कि वी आर इज़ ग्रेटर दैन वी एस, वी आर इज़ ग्रेटर दैन वी एस। तो इससे फेजर डायग्राम से भी हमने देखा और जो फेरेंटी इफेक्ट का लॉ कहता है उससे भी देखा, और कैलकुलेशंस में भी हमने देखा कि जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज है दैट इज़ ग्रेटर दैन द सेंडिंग साइड वोल्टेज। क्यों? क्योंकि वी आर माइनस वी एस इज़ कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। वी आर माइनस वी एस यानी कि ये जो क्वांटिटी आ रही है ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव आ रही है, इस वजह से हमको पता चल रहा है कि वी आर इज़ ग्रेटर दैन वी एस एंड हेंस द फेरेंटी इफेक्ट इज प्रूव्ड। तो आज के लिए फेरेंटी इफेक्ट में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।